गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम पर्टिकुलर पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। कि अब हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो हम मानते हैं कि ओ पॉइंट हमारा जो स्फेरिकल सेल है उसका ओरिजिन है। ये हमारी स्फेरिकल सेल है और इस स्फेरिकल सेल की रेडियस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल R से। ठीक है, अब इस स्फेरिकल सेल पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस स्फेरिकल सेल के ऊपर वो हमने माना Q चार्ज। और ये Q चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो हम कह सकते हैं कि इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ये Q चार्ज है, इसको अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं यहाँ से कहती हूँ कि मेरा सिग्मा है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो मैं लिख सकती हूँ सिग्मा को Q अपॉन सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। और इस स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सो दिस इज 4 पाई R स्क्वायर और यहाँ से मुझे मिलेगा Q इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा। तो चार्ज एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी की रिलेशन मुझे ये मिल गई है। इसको हम अपने इस डेरिवेशन में यूज़ करेंगे। तो अब हम इस कंडीशन को मान के चल रहे हैं और इस स्फेरिकल सेल की वजह से किसी पर्टिकुलर P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने माना कि जो मेरा P पॉइंट है वो इस स्फेरिकल सेल के बाहर लाई करता है, कि ये पर्टिकुलर लोकेशन है P पॉइंट की। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। अब यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो क्या बनेगा, वो अगेन एक स्फेरिकल सेल बनेगी जो इस गिवन स्फेरिकल सेल को इनक्लोज करेगी। क्यों? क्योंकि जो गॉसियन सरफेस होता है उसके सभी पॉइंट पे इक्वल होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पे जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल सेल की फॉर्म में बनेगा और इस स्फेरिकल सेल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी, क्योंकि ये इसका हर पॉइंट इस स्फेरिकल सेल से इक्वी डिस्टेंस लाई करता है। और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल सेल जो गॉसियन सरफेस यहाँ पे बना रही है इसकी रेडियस है स्मॉल r। तो सबसे फर्स्ट केस हमने क्या कंसीडर किया, व्हेन पॉइंट P lies outside the spherical cell, कि आपका पॉइंट P है इस सेल से बाहर लाई कर रहा है। तो इसके साथ ही हमारे पास कंडीशन हो गई स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। इस कंडीशन में हम देखना चाहेंगे कि इस P पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने इस गॉसियन सरफेस पे एक सरफेस, स्मॉल सरफेस कंसीडर करते हैं। इसको मैं कह देती हूँ मेरा DS सरफेस। कि हमने क्या किया, जो स्फेरिकल सेल थी उसको हमने गॉसियन सरफेस से सराउंड कर दिया। तो गॉसियन सरफेस भी अगेन यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल सेल आई है और इसकी रेडियस हमारे पास स्मॉल r है। इस गॉसियन सरफेस पे हमने एक स्मॉल पार्ट कट कर लिया जो कि हमारा DS सरफेस है। अब इस DS सरफेस पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो DS सरफेस की डायरेक्शन, मतलब इसके नॉर्मल की डायरेक्शन मेरे पास है आउटवर्ड, परपेंडिकुलर है इस सरफेस पे और आउटवर्ड डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं कहती हूँ कि P पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान ली E, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन भी मेरी आउटवर्ड होगी। वो डायरेक्शन इस सरफेस के नॉर्मल के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे चार्ज कैसा लेके चल रहे हैं इस सरफेस के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, और अगेन किसी भी पॉइंट पे हम लेके चलेंगे इस सरफेस के, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस सरफेस के नॉर्मल ही आपकी डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसका मतलब E एंड N दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब हम अगर फ्लक्स निकालें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस
ds। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं कह देती हूँ डी फाई ई की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया, तो कितना हो जाएगा, ई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और साथ में मेरा डी एस सरफेस। इसको मैं सोल्व करके लिख सकती हूँ ई डी एस कोस थीटा। बट यहाँ पे ई एंड एन इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो जीरो है, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और कोस थीटा 1 हो गया तो मेरे पास डी फाई ई आ गया ई डी एस। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस डी एस सरफेस। अब इस कंप्लीट सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, मेरा जो गॉसियन सरफेस है एस सरफेस, इस एस सरफेस से अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वो कैसे कितना आएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे अलोंग दिस क्लोज सरफेस एस। तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, जिसको फाई ई से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, दिस फाई ई इज इस क्लोज्ड एस सरफेस के अलोंग मैंने इंटीग्रेट कर दिया इस डी फाई को। सो ई इंटू डी एस, ई मेरा है, इसको मैं इंटीग्रल के बाहर निकाल सकती हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा फाई ई इक्वल्स टू ई क्लोज इंटीग्रल डी एस, और ये डी एस का इंटीग्रेशन अलोंग दिस क्लोज सरफेस एस कितना हो जाएगा, इस सरफेस का सरफेस एरिया, और वो सरफेस एरिया कितना होगा, जब रेडियस इसकी स्मॉल आर है तो सरफेस एरिया हो गया 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, फाई इक्वल्स टू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अब हमारे पास जो गॉस थ्योरम है वो क्या कहती है, बाय गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम्स क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, किसी सरफेस से अगर मैं कहती हूँ कि मेरा कितना फ्लक्स एग्जिट कर रहा है या पेनिट्रेट कर रहा है उस सरफेस में, वो फ्लक्स किसके इक्वल होगा, उस सरफेस ने जितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है दैट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं फ्री स्पेस लेके चल रही हूँ तो यहाँ पे जो मेरा गॉसियन सरफेस एस सरफेस है, इस सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, क्यू चार्ज इनक्लोज कर रखा है, क्योंकि जो मेरी स्फेरिकल सेल है उस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस ने क्यू चार्ज इनक्लोज कर रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं गॉस थ्योरम का यूज़ करती हूँ तो मेरा फ्लक्स फाई ई इक्वल होता है बाय गॉस थ्योरम टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्री स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी यहाँ पे हमने यूज़ की। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम लेके चलते हैं। तो ये फाई ई आपका गॉस थ्योरम से ये हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से मैं क्या कह सकती हूँ, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन मेरे पास आई। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इस इक्वेशन को आगे हम सेकेंड एंड थर्ड केस में भी यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पर्टिकुलर नेमिंग दे दी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और ये आपकी मिली है हमें इक्वेशन 1 and 2 को जब हमने दोनों को कंपेयर किया तब। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये आपका जो गॉसियन सरफेस है उससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला, और ये आपका गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला। जब इन दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर कैप, कि जो हमारा रेडियस वेक्टर है r, उसकी डायरेक्शन रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई आपकी चार्ज की फॉर्म में। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, Q की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और यहाँ से मुझे मिला E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे है, जब P पॉइंट आपका
स्फेरिकल सेल से बाहर लाई करता है। तो मीन्स यहाँ पे कंडीशन हो गई व्हेन r इज ग्रेटर देन r। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर ये P पॉइंट आपका इस स्फेरिकल सेल पे ही लाई करता तो क्या होता। तो वो हमारा सेकंड केस। सेकंड केस क्या कहता है, इफ P पॉइंट लाइज ऑन द स्फेरिकल सेल, कि आपका जो P पॉइंट है वो स्फेरिकल सेल पे ही लाई करता तो क्या होता। उस केस में अगर मैं कहती हूँ कि मेरा P पॉइंट यहाँ की बजाय यहीं पे लाई करता, तो उस केस में मेरा जो गॉसियन सरफेस है वो इस स्फेरिकल सेल के साथ ही ओवरलैप करता। ठीक है, और अब अगर ये गॉसियन सरफेस मेरा स्फेरिकल सेल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो जैसे हमने यहाँ पे सोल्व किया था फाई ई, ये फाई ई क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे, फाई ई है हमारा ई इंटू दिस सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। तो जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे मेंशन किया था, ये इक्वेशन नंबर 3 मेरी इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कैसे मॉडिफाई हो जाएगी कि P पॉइंट पे मैंने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी E है। सो दिस E मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और अब गॉसियन सरफेस कौन सा हो गया, स्फेरिकल सेल। सो E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू टोटल चार्ज जो आपका गॉसियन सरफेस इनक्लोज कर रहा है, वो चार्ज अगेन आपका सेम Q चार्ज होगा। सो दिस इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 मेरे सेकंड केस के लिए इस टाइप से मॉडिफाई हो गई। और यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो मुझे मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू r कैप। अब ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी जो आपका वेक्टर r है, कैपिटल R की डायरेक्शन मीन्स अगेन जो रेडियल वेक्टर है उस रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी चार्ज की फॉर्म में हो गई। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा की फॉर्म में निकालना चाहूँ तो अगेन हम Q की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा E इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू R कैप। यहाँ से देखो 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R कैप। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट कि अगर मैं कहती हूँ इफ P पॉइंट lies inside the cell, कि अगर ये P पॉइंट यहाँ से उठ के मैं कह देती हूँ सेल के अंदर लाई करे, कि ये पर्टिकुलर लोकेशन है मेरे P पॉइंट की, सेल के अंदर लाई कर रहा है, मतलब यहाँ से क्या हो गया, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो अब ये यहाँ पे लाई कर रहा है तो मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगी। ठीक है, इस P पॉइंट अगर इस कंडीशन पे, ये मेरी सिचुएशन 1 थी, ये मेरी सिचुएशन 2 है और ये मेरी सिचुएशन 3 है, तो जो थर्ड कंडीशन है उसमें मेरा P पॉइंट है वो स्फेरिकल सेल के अंदर लाई करता है। तो इस पर्टिकुलर केस में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अगेन मैं मान लेती हूँ कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे E है, तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, मेरी जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको मैं फिर से मॉडिफाई करूँगी, बट एज पर दिस सिचुएशन। कैसे मॉडिफाई होगी यहाँ पे, अगेन आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई विद दिस इज सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और यहाँ पे अगेन जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इस रेडियस को मैं फिर से मान के चल रही हूँ, दिस इज अगेन स्मॉल r, और अब मैं कह रही हूँ दैट स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड मेरा एज इट इज़, क्यों, क्योंकि अब जो मेरा स्मॉल r है वो ये है और ये r है वो लेस देन कैपिटल R है। तो यहाँ से हो गया E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई विद सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। राइट हैंड साइड में ये गॉसियन सरफेस जितना चार्ज इनक्लोज किए हुए हैं डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो जो मेरी इनर ये स्फीयर बना हुआ है, ये गॉसियन सरफेस बना हुआ है, ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज किए हुए हैं, 0 चार्ज। क्यों,
क्योंकि मेरा चार्ज कहाँ पे है, इस स्फेरिकल सेल के सरफेस के ऊपर। और अब मैं बात कहाँ कर रही हूँ, इस स्फेरिकल सेल के अंदर की बात कर रही हूँ, जहाँ पे चार्ज है ही नहीं। तो चार्ज तो सिर्फ इस स्फेरिकल सरफेस के सरफेस पे है। और मैं जब इसके अंदर की बात करूँगी तो उस केस में जो चार्ज गॉसियन सरफेस इनक्लोज किए हुए है दैट इज जीरो चार्ज है यहाँ पे। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड में Q की जगह मेरे पास हो जाएगा 0 एंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन मेरी थर्ड केस में इस टाइप से मॉडिफाई हो गई। अब अगर ये राइट हैंड साइड 0 है तो इसका मतलब मुझे क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो अगर एक स्फेरिकल सेल है, उस सेल के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्फेरिकल सेल के बाहर या फिर उसके सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम उस स्फेरिकल सेल के अंदर लेके चलें, वहाँ पे हम कैलकुलेट करें, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी 0 होगी। क्यों? क्योंकि अंदर आपका स्फेरिकल सेल में चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी हमें 0 मिल रही है। तो ये आपके तीनों केस हो गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट व्हेन द पॉइंट P lies outside the spherical cell, उस केस में ये हो गया। When the point P lies on the spherical cell, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी ये हो गई। और अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में निकालते हैं तो इस टाइप से मॉडिफाई हो गई। बट व्हेन द पॉइंट P lies inside the spherical cell, in that case इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। हमने अभी कैलकुलेट किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू इन पर्टिकुलर 3 केसेस में क्या हो। तो अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक ग्राफ के ऊपर दिखाना चाहें तो मैं कहती हूँ कि y एक्सिस पे मैंने लिया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड x एक्सिस पे मैं लेके चल रही हूँ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल, कि जो आपकी स्फेरिकल सेल है उसके सेंटर से डिस्टेंस, जिसको कि मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम देखें, मैं मान लेती हूँ ये है मेरा कैपिटल R, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल, और ये फिक्स है। स्फेरिकल सेल की रेडियस जो हम लेके चल रहे हैं वो हम फिक्स लेके चल रहे हैं। तो जैसे ही आपका स्मॉल r कैपिटल R से लेस है, और ये हमारा हो गया ओरिजिन, तो ओरिजिन से एंड कैपिटल R तक ये जो डिस्टेंस है, इस केस में आपका जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल सेल के अंदर लाई कर रहा है। और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0। तो इसका मतलब ओरिजिन से कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास है 0। जैसे ही स्मॉल r आपका कैपिटल R के इक्वल हुआ, मीन्स आपका पॉइंट है वो स्फेरिकल सेल के सरफेस पे आया, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें मिली एक कांस्टेंट वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम कह सकते हैं कि जब जैसे ही स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें एक कांस्टेंट मिली। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट आपका जैसे ही स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा हुआ, मीन्स डिस्टेंस आपका सेंटर से इस कैपिटल R के बाहर हमारा अब पॉइंट अगर जा रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास ये है। इसमें देखो सिग्मा कांस्टेंट, कैपिटल R कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, मीन्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r स्क्वायर के। तो यहाँ पे आपका ग्राफ बनेगा E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्मॉल r स्क्वायर। तो इस टाइप से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे आपका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्टडी जो है वो आपका स्फेरिकल सेल के ओरिजिन से दूर चलता जाएगा। तो ये ग्राफ है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि एक स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है जब हम ओरिजिन से दूर मूव करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये आर्टिकल, जिसमें हमने डिस्कस किया चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, और उस P पॉइंट के लोकेशन हमने पर्टिकुलर 3 केसेस के लिए डिस्कस की है, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल एंड पॉइंट इज ऑन द स्फेरिकल सेल। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।